वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। और अब हम एक और स्पेशल क्लास आज लेकर के आए हैं आप सबके लिए, जिसमें हम पीएसआईआर ऑप्शनल के सेकंड पेपर में, यानी कि जो सेकंड पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संबंध, और उसमें थ्योरीज है कुछ, उन थ्योरीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट। और पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय संबंध जो आप देखेंगे वो पूरा का पूरा टिका हुआ है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, पूरी की पूरी। ये जब लेसन आप कंप्लीट हो जाएगा, ये दो पार्ट में हम ये क्लास लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज ही पार्ट 2 भी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, ये क्लास खत्म होने के आधे घंटे के बाद। तो आप जब ये देख लोगे तब आपको पता चलेगा कि पूरा विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्यों कोई दो देश आपस में संबंध रखते हैं, क्यों उनके बीच में अच्छे संबंध होते हैं, क्यों कुछ देश एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त थे और बाद में फिर वो दुश्मन बन जाते हैं, क्यों। ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर जानेंगे। सुनीता ढुल, वेलकम आपका। जितने पॉलिटिकल साइंस में पीएसआईआर ऑप्शनल में हम थ्योरीज अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और सेकंड पेपर जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का है, उसका हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय। ये पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि दो देश जो हैं वो क्यों आपस में सहयोग करते हैं, क्यों दोस्त रहते हैं, क्यों उनके बीच में दुश्मनी होती है, क्यों ये सारी की सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। मेरा नाम ललित यादव है। मैंने एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस से, बीएड किया है, एमफिल किया है पब्लिक एड से, पीएचडी मैंने की है पब्लिक एड से, नेट मेरा क्वालिफाई है पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड दोनों से। और बाकी डिटेल्स आप सब लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं मेरे से। और जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्र हित की जब भी हम बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की, तो इन थ्योरीज को आपको ध्यान में रखना है कि पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय संबंध वो सारा का सारा डिपेंड करता है इन थ्योरीज के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पावर की थ्योरी समझाई आपको, शक्ति की अवधारणा, तो उसके बेस पर आप समझ पाए होंगे कि क्यों पूरे विश्व में तनाव होता है, क्यों पूरे विश्व के अंदर आपस में हितों का टकराव, संघर्ष वहां पर आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही जब आप नेशनल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा, आपको पता चलेगा कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड जो है, पूरे के पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो क्यों किसी खास देश के साथ ही दोस्ती करते हैं, क्यों किसी देश के साथ उनकी दुश्मनी रहती है, और क्यों उनके संबंध जो हैं वो बदलते चले जाते हैं। तो वो बाइलिंगुअल मेथड में हम पढ़ेंगे। सुनीता, प्रीति, गौरव, आप तीनों को आपको वेलकम क्लास के बारे में। पीएसआईआर को हम जान रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, समझिए पहले, सबसे पहले कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। तो यानी कि बेसिकली क्या है ये, द पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल द कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कंडक्ट देयर अफेयर्स इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। चीज को समझिए इसको। यानी कि आप देखते हैं विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी की आप बात सुनते हैं कभी भी, हर देश की विदेश नीति, तो सभी देशों की विदेश नीति किन्हीं किसी ना किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है। अलग अलग प्रकार की विदेश नीतियां उनकी होती है। तो क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा देश देखा है जो जिसमें एक जैसी विदेश नीति अपनाई हो दूसरे देश के जैसे? पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश आपको देखने को नहीं मिलेगा जिनकी फॉरेन पॉलिसी सेम, एक जैसी, मिलती जुलती हो पूरी तरीके से। सभी की विदेश नीति में कुछ ना कुछ अलग तत्व आपको देखने को मिलते हैं। और वो विदेश नीति का निर्धारण जो होता है वो किसके कारण होता है? वो नेशनल इंटरेस्ट के कारण होता है। हर देश का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, राष्ट्रीय हित होता है, उस हितों के अनुसार सभी देश अपनी नीतियां बनाते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला होती है। यानी कि दिस इज द बेसिस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। क्या? नेशनल इंटरेस्ट। तो ये चीज तो आपने जान लिया कि फॉरेन पॉलिसी का जो बेस है वो राष्ट्रीय हित है, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन अब मेन चीज ये कि राष्ट्रीय हित आखिरकार होते क्या है और क्या से हम उसको डिफाइन करेंगे नेशनल इंटरेस्ट को, तो उन सब चीजों को समझते हैं। तो उसके लिए एक जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध कथन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब हम आजाद हुए थे तो 1947 में हमारे जवाहरलाल नेहरू ने
लोकसभा में एक भाषण देते हुए कथन दिया था और उन्होंने कहा था ये कि किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है और भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। यानी कि समझिए, उन्होंने आजाद होने के तुरंत बाद, और वो उस समय क्या था, पूरा वर्ल्ड दो गुटों में बटा हुआ था, दो हिस्सों में बटा हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, शीत युद्ध शुरू हो चुका था और वो दोनों पूरे विश्व के सभी भी जितने भी देश थे उन देशों को अपने अपने गुटों में अपनी अपनी साइड करने में लगे हुए थे। तो ऐसे समय में, उस समय में जवाहरलाल नेहरू ने जो ये मैसेज दिया वो ये साफ साफ बताता है कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का डिसाइडिंग फैक्टर, जो मेन मुख्य फैक्टर जो है वो होता है राष्ट्र हित, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट। तो इसको इन्होंने कहा कि द बेसिस ऑफ एनी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एम्स एट प्रोटेक्टिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। और उस समय के अनुसार अगर आप देखोगे तो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित थे वो क्या थे, वो चीज समझिए। आजादी के समय भारत एक गरीब राष्ट्र था, अमीर राष्ट्र नहीं था, क्योंकि काफी समय तक हम उपनिवेश रहे थे, कॉलोनी हम रहे थे ब्रिटिशर्स की। और ऐसे में जब उनकी हम कॉलोनी रहे तो उन्होंने काफी समय तक भारत के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, उन संसाधनों का दोहन किया और उसको वो लेकर के चले गए ब्रिटेन में। तो ऐसे में आप देखोगे हमारी इंडियन जितना भी इंस्टीट्यूशंस थे या संस्थाएं थी, उनका एक तो विकास नहीं हो पाया, दूसरा हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो गया था। तो उस समय आप देखोगे कि इंडिया में कई सारी समस्याएं थी, कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि गरीबी, पोवर्टी जिसको बोलते हैं, दंगों की समस्या। आजाद हुआ भारत तब आपको पता है कि बड़े स्तर पर वहां पर राइट्स हुए थे, यानी कि दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे। उसके साथ ही बेरोजगारी, उस समय एम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी। और सबसे प्रमुख, सबसे मेन जो समस्या थी वो थी भारत के विकास करने की समस्या, क्योंकि गरीब राष्ट्र था भारत, एक पुअर कंट्री थी 1947 में आजाद होने के समय। तो ऐसे में उस समय जो हमारे हित थे, यानी कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट थे, वो ये थे कि हम अपने देश का प्रोग्रेस करें, अपने देश का विकास करें और देश का डेवलपमेंट करें। और उसमें हमारा सबसे मेन नेशनल इंटरेस्ट था कि गरीबी को, पुअर्टी को हटाया जाए। ठीक है, लोगों के अंदर जो रिलीजियस जो डिफरेंसेस थे, यानी कि जो दंगे, जो राइट्स वहां पर हो रहे थे, उनको रोका जाए और उसके साथ एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें पूरे वर्ल्ड की दोनों जो सुपर पावर है वो इंडिया की मदद करें। तो नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर ही भारत ने वो पॉलिसी बनाई और उसके बेस क्या था कि भारत ने गुट निरपेक्ष रहने की, नेम जिसको बोला जाता है नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है वो इंडिया ने अपनाई, ज्वाइन किया। और उसके कारण क्या हुआ कि भारत को अमेरिका से भी हेल्प मिली और भारत को सोवियत संघ से भी, यूएसएसआर से भी उसको उस समय हेल्प मिली। तो वो जो पॉलिसीज थी वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड की थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो नेशनल इंटरेस्ट को डिटेल में जानेंगे तो हम दो प्रकार के नेशनल इंटरेस्ट कह सकते हैं, एक मार्मिक और दूसरे अमार्मिक। यानी कि मार्मिक जिसको हम दीर्घकालिक कहते हैं और अमार्मिक यानी कि तत्कालिक, जिसको समझ सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, विटल एंड नॉन विटल, और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नेशनल इंटरेस्ट। अब वो क्या होते हैं इसको समझिए। लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म, देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर विटल के, यानी कि मार्मिक यानी कि दीर्घकालिक हित। ये ऐसे इंटरेस्ट होते हैं किसी भी कंट्री के जो उनके हमेशा एक जैसे देखोगे बने रहते हैं। जैसे भारत का जो दीर्घकालिक जो वाइटल हित है वो क्या है, वो इंटरेस्ट ये है कि भारत अपने पड़ोसी राष्ट्र जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उनको, उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखे, ताकि विदेश सुपर पावर जैसे कि चीन है वो भारत को कमजोर ना कर सके, चारों तरफ से घेराबंदी ना कर सके। तो ऐसे में भारत का सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट यही रहता है कि अपनी जो बॉर्डर्स है उन बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करे। क्योंकि आप देखेंगे कि बॉर्डर के एरिया में पाकिस्तान के साथ हमारे 3 युद्ध हमने लड़े, 3 वार हमारी भी, चाइना के साथ हमारी युद्ध हुआ, वार हुआ। तो ऐसे में एक ऐसा सबसे बड़ा जो दीर्घकालिक जिसको बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म का जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो ये है कि हम अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी करें।
और वो लगभग लगभग हर देश में एक जैसा रहता है। सब देश चाहते हैं कि उनकी बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, उनकी सोवरेनिटी, उनकी संप्रभुता की सुरक्षा हो। तो ऐसा उस ये जो हित होते हैं, ये ऐसे हित होते हैं बलिदान जिनका बलिदान कोई भी देश नहीं दे सकता, है ना। इनको बेस पर, इन हितों के बेस पर युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। अगर किसी ने किसी की भी सोवरेनिटी पर हमला किया, सीमाओं पर हमला किया, तो दूसरा देश भी उसका प्रतिकार करेगा और दूसरा देश भी वहां पर उसको अटैक करेगा। तो ऐसे में वार हो सकती है। ये ऐसे इंटरेस्ट है ना। कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि अमार्मिक या तात्कालिक राष्ट्रीय हित। और ये इंटरेस्ट ऐसे हैं जो चेंज होते रहते हैं, समय के साथ साथ क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब कैसे बदल जाते हैं उसको समझिए। ये जो हित है, ये क्या होता है कि समय जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जब भी कोई परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में बदलाव के साथ ये हित भी बदलते चले जाते हैं। इसका उदाहरण आपको समझना है तो मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। ध्यान से सुनना है इस चीज को डिटेल में, और यहां से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सबसे पहला आप जानेंगे वो रहेगा भारत व अमेरिका संबंध, और जो दूसरा रहेगा उसको आप जानेंगे पाकिस्तान व अमेरिका। ठीक है। अच्छा, अभी यहां पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, यहां पर इंग्लिश मीडियम से कितने हैं और हिंदी मीडियम से कितने, एक बार अपना कमेंट में करके बताइए कि हिंदी से हैं कि आप इंग्लिश से हैं। सूरज, गौरव, सुनीता, प्रीति, आप सब लोग एक बार बताइए कि आप हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश मीडियम से। एक बार कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो चेंज होने वाले जो नेशनल इंटरेस्ट है, यानी कि जो बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब भारत आजाद हुआ, वहीं से ही लेकर के चलते हैं, इंडिपेंडेंस से लेकर के हम सारी चीजों को चलते हैं। जब हम आजाद हुए तब आप देखोगे कि पाकिस्तान का रुझान जो था वो नाटो की तरफ था, यानी कि अमेरिका जो था उसने पाकिस्तान की हेल्प की, और भारत का जो झुकाव था वो सोवियत संघ की तरफ थोड़ा सा था। तो ऐसे में आप देखोगे 1965 की युद्ध, 1965 का युद्ध, जब 1965 का युद्ध होता है तो उस समय जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ, उसमें आप देखोगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान की पूरी मदद की। कैसे? सैन्य तौर पर भी की, यानी कि उनको हथियार सप्लाई किए, पैसा भी दिया, आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक सपोर्ट भी दी। जो पेंटन टैंक जिसको हम बोलते हैं, जिसका सहारा लेकर, जिसका प्रयोग, जिसका यूज पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के खिलाफ किया, वो सारे के सारे अमेरिका ने दिए थे। तो उस युद्ध में हम जीत गए थे, लेकिन उससे पता क्या चला कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है ना, और भारत का नहीं। ऐसे ही 1971 का युद्ध हुआ, ध्यान से सुनिए, 1971 का। उसमें भी जब भारत और पाकिस्तान की वार चल रही थी, युद्ध चल रही थी, तो अमेरिका ने अपने लड़ाकू जहाज जो है उनको हिंद महासागर के तरफ से भेज भी दिया था। लेकिन वो तो एन टाइम पे सोवियत संघ ने, सोवियत रूस ने, यूएसएसआर ने अमेरिका को एक वार्निंग दी, चेतावनी दी कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ लड़ाई करेंगे तो हम भी भारत की तरफ से आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे, और ऐसे में वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी, तो आप वापस चले जाइए। इसलिए अमेरिका वापस गया। तो उससे, उस टैप से भी आपको समझ में ही आएगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े अच्छे संबंध थे। अब ऐसे ही हम 1998 में आते, जब हमने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, पोखरण परमाणु 2। और आप सबने ये फिल्म देखी होगी जॉन अब्राहम की, जिसमें पोखरण के नाम से वो फिल्म है, परमाणु परीक्षण के संदर्भ में। तो उसमें भी आप देखोगे कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने बड़ी तेज, बहुत तीव्र निगरानी भारत के ऊपर रखी। और जब भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स का भारत ने जो है वो परीक्षण जब कर लिया, उस समय आप देखोगे कि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में ये कहा कि भारत एक आक्रमणकारी देश है, यानी कि वो वार जाता है, वो लड़ाई करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा है। और उसने भारत के ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कई सारे प्रतिबंध लगाए, व्यापार के भी और उसके अलावा बाकी चीजों के भी। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि उसके कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग कर ली। और उन्होंने जब उसकी टेस्टिंग की तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ना तो कोई प्रतिबंध लगाए और ना ही उसको क्रिटिसाइज किया, ना ही उसकी आलोचना की।
ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भारत ने पहले परमाणु टेस्टिंग की, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की, इसलिए उसके जवाब में, उसके प्रतिकार में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। तो आप सोचिए कि न्यूक्लियर वेपन के 4 दिन में थोड़ी बन गए, पाकिस्तान भी काफी समय से पहले से बनाने की कोशिश कर रहा होगा, तभी तो जाकर न्यूक्लियर वेपन का उसकी टेस्टिंग कर पाया सक्सेसफुली। तो ऐसे में आप एक चीज समझिए, चीज ये थी कि अमेरिका का रुझान जो था वो था किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती थी। क्यों थी? 1947 से लेकर सन 2000, 1947 से 2000 तक अमेरिका और पाकिस्तान एक परम मित्र, जिसको कहते हैं ना एकदम बहुत अच्छे पक्के वाले दोस्त, वो दोस्त होते थे। रीजन क्या था समझिए, नेशनल इंटरेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर राष्ट्रीय हित की जो हम बात कर रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट उस टाइम क्या था कि एशिया के अंदर सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के जितने भी सपोर्टर देश हैं, वो देश ज्यादा बड़े विकसित ना हो पाए। अगर उन देशों में विकास, डेवलपमेंट अगर हो गया तो उससे क्या होगा कि अमेरिका के हितों को नुकसान होगा और सुपर पावर बनते चले जाएगा कौन? सोवियत संघ, यूएसएसआर। तो ऐसे में जब उसको पता था कि भारत में जवाहरलाल नेहरू समाजवादी झुकाव की तरफ थोड़ा सा है, तो ऐसे में भारत का जो झुकाव है, भारत थोड़ा सा सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की तरफ उनका झुकाव था। तो अमेरिका चाहता था कि उस एरिया में एक ऐसी घटना, कुछ ऐसी चीजें की जाए ताकि वो देश आपस में ही उलझे रहे और वो डेवलप ना कर पाए, विकास ना कर पाए, ताकि अमेरिकी इंटरेस्ट को नुकसान ना हो। और अमेरिकी इंटरेस्ट क्या थे? सोवियत संघ, यूएसएसआर को पावरफुल बनने से रोकना। और अगर भारत पावरफुल बनता है तो उसका मतलब क्या हुआ? सोवियत संघ को भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सोवियत संघ के साथ हमारी विचारधारा था, आइडियोलॉजिकल कनेक्शन था। ठीक है, हम आर्थिक रूप से भी सोवियत संघ से काफी मदद लेते थे। तो ऐसे में उसने क्या सोचा कि भारत और पाकिस्तान ये दो ऐसे देश हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दुश्मनी करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का यूज किया गया अमेरिका के द्वारा, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज किया अपने फायदे के लिए, ताकि भारत को बड़ी शक्ति ना बनने दिया जाए। लेकिन जैसे ही सन 2000 कंप्लीट होता है, 2000 के बाद अभी का जो पिछले 20 साल देखेंगे, लास्ट 20 इयर्स में आप जो चेंजेस देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा। ध्यान से सुनिए, अभी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है हाउडी मोदी, और उस प्रोग्राम में भारत के प्रधानमंत्री, इंडियन प्रेसिडेंट है ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के राष्ट्रपति यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, दोनों न्यूयॉर्क की गलियों में कंधे पर हाथ रख के यूं एक दूसरे के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है ये समझिए। जब ये इंटरनेशनल एरिना में ऐसी फोटो जाती है और इस तरीके का वो घनिष्ठता दिखाते हैं, तो वो ये दिखाता है कि इन दोनों देशों के अंदर, दोनों ही कंट्रीज के बीच में बहुत सही संबंध है, यानी कि इनके अंदर बड़ा अच्छा मित्रता वाला, फ्रेंडशिप वाला माहौल है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी भी इंटरनेशनल एरिना मंच पर, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मिलते हैं, तो दोनों कितने गर्मजोशी से, बड़े एकदम अच्छे से हाथ हैंडशेक करते हैं। वो देखे ना, कई बार इंटरनेट पर ऐसे वीडियो वायरल भी होते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा जोर से हाथ मिलाया तो उसकी हड्डियां कटकने की आवाज आई। इस तरीके की कई चीजें आपने देखी होंगी। वो ये चीज समझिए, वो ये क्या दिखाता है कि इन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब आप ऐसे ही तो किसी के साथ जाकर हाथ, गले में हाथ डालकर नहीं घूम सकते, इतने गला हाथ मिलाकर गला मिलना, गर्मजोशी से स्वागत करना नहीं कर सकते। ये चीज समझिए। वो कब कर सकते हैं? जब आपका बहुत ही करीबी, बहुत क्लोज फ्रेंड हो। और ऐसे में ही पाकिस्तान भी उन इंटरनेशनल सम्मेलन, समिट्स में मिलता है। और इमरान खान को आप देखोगे तो ना तो वो गले मिल पाता ढंग से, ना ही हाथ मिला पाता ढंग से, बिल्कुल डरा डरा सा वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैंडशेक करता है, और उससे कुर्सियां जो होती है उसकी दूर रखी जाती है डोनाल्ड ट्रंप से जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो वो ये दिखाता है कि पाकिस्तान के साथ अब इनके रिलेशन अच्छे नहीं है अमेरिका के। तो अब बात, मेन मुद्दा, जो मुख्य मुद्दा है वो ये आता है कि भाई 1947 से 2000 तक जो अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, अब वही अमेरिका, ऐसी क्या चीज हो गई कि वही अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। और इंडिया का जो दुश्मन था, यानी कि अमेरिका, जो कि 1947 से 2000 तक इंडिया के अपोजिशन में रहता था, इंडिया का एक दुश्मन बना हुआ था, वो आज भारत का दोस्त बन गया। तो ऐसी क्या चीजें हुई जिसके कारण ये सारी सिचुएशंस हुई?
तो ये समझिए कि इसका रीजन था इन नेशनल इंटरेस्ट में चेंज आना, राष्ट्रीय हितों में बदलाव, जो कि तत्कालिक राष्ट्रीय हित होते हैं, यानी कि जो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और वो क्या बदलाव हुआ ये समझिए। 1947 से 2000 तक, 1947 से 2000 तक अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट क्या कहते थे कि सोवियत संघ, यूएसएसआर को बड़ा महाशक्ति सुपर पावर ना बनने दिया जाए, उसको रोका जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। तब ऐसे में देखेंगे कि 1990s में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और वो अलग अलग कंट्रीज में बढ़ जाता है। तो ऐसे में वर्ल्ड में सिर्फ एक सुपर पावर बच जाती है और वो है अमेरिका। तो वहां से अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो चेंज होने शुरू होते हैं। और वो क्या होते हैं, सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि चाइना का वहां पर एक उभार होने लगता है। एशिया में चाइना एक सुपर पावर के रूप में बड़ी तेज गति से आगे डेवलप होने लगता है, बहुत आगे से बढ़ने लगता है। और अमेरिका को फिर ये डर लगने लगता है कि सोवियत संघ यानी यूएसएसआर तो खत्म हो गया, लेकिन अब चाइना आ गया। और अब चाइना अमेरिका का जो एक छत्र राज है, एक ध्रुवीयता है, यानी कि सिंगुलर जो उसकी मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को वो चैलेंज कर रहे हैं। और चाइना जितनी तेजी से, इतनी तेज गति से जो आगे बढ़ रहा है, उससे उसको डर लगने लग गया कि चाइना अमेरिका के जितनी सुपर पावर बन जाएगा। और अब अमेरिका ये नहीं चाहता था कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक और ऐसी सुपर पावर आए जिसके आने से उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन एक बार फिर से शुरू हो जाए, जैसा कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, है ना। तो इसलिए उसने क्या दिमाग लगाया अमेरिका ने कि भाई चाइना को अगर ग्रोथ करने से रोकना है तो उसको उसी एरिया में उलझा करके रख दिया जाए, उसी के पड़ोसी देशों के साथ, यानी कि उसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए उसी के आसपास, ताकि वो डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ना ध्यान देकर आपस में ही उलझा रहे। तो ऐसे में उसकी नजर कहां गई, उसकी नजर गई भारत पर। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, आप सबको याद है 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, वार हुई थी, जिसमें चीन ने भारत पर हमला किया और भारत के बहुत बड़े एरिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो ऐसे में तब से ही दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं थे। तब अमेरिका ने क्या चाल चली, अमेरिका ने क्या सोचा कि अब अगर हम इंडिया की हेल्प करते हैं, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन करते हैं, इंडिया को अगर सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया चाइना को बढ़ने से रोक सकता है ना। चाइना की जो सुपर पावर बनने वाली है उसको रोक सकता है, एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर हो सकता है। सेम चीज उसने की, जैसे पाकिस्तान की उसने मदद की थी इंडिया के खिलाफ, ऐसे ही उसने इंडिया की मदद करनी चाहिए चाइना को रोकने के लिए। तब उनके रिलेशंस जो है अच्छे होने लगे, तब उनके संबंध बढ़ने लगे। तो पहली चीज तो ये हुई। इसका मतलब क्या होगा कि नेशनल इंटरेस्ट जो थे अमेरिका के वो चेंज हो गए और उसी के कारण उसके रिलेशन भी चेंज हो गए। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन खराब क्यों हुए। रीजन क्या था कि इंडिया एक बड़ा मार्केट था। ध्यान से सुनिए, इंडिया में 1.25 अरब जनसंख्या है ना, 1.25 अरब लोग पॉपुलेशन हमारी है, उससे भी ज्यादा। तो ऐसे में आप देखोगे कि इंडिया एक बड़ा मार्केट भी है, एक बड़ा कंज्यूमर का जो वहां पर सोर्स है वो यहां पर है। और अमेरिका क्या है, एक कैसी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है, वहां पर खूब सारी इंडस्ट्रीज है, खूब सारी कंपनी है। अब वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनाती है, उसका फिर उनको बेचना भी तो पड़ेगा, कहीं पर तो बेचेंगे। अब अपने ही देश में कितना बेचेंगे। तो ऐसे में वो क्या किया कि उनको दिखा कि भारत एक ऐसी जगह है जहां पर वो अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकती है और अपने प्रोडक्ट्स को भारत में बेच सकती है। और इंडिया का मार्केट ऐसा है कि उससे उसको काफी बेनिफिट हो जाएगा। और जबकि पाकिस्तान क्या था, पाकिस्तान एक छोटा सा देश, गरीब राष्ट्र, पुअर कंट्री, उसके अंदर कंज्यूमर इतने ज्यादा पावर नहीं है कि वो ज्यादा चीजें खरीद सके। तो ऐसे में अमेरिका का इंटरेस्ट एक बार फिर से चेंज हुआ। और इंटरेस्ट चेंज हुआ इसलिए आप देखोगे कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होने लग गए। क्यों? क्योंकि उसको इंडिया का मार्केट चाहिए था, इंडिया के मार्केट को कैप्चर करना था। क्योंकि चाइना में तो वो प्रोडक्ट्स बेच नहीं सकता था, क्योंकि चाइना में तो ऑलरेडी चाइना ने अपने सारा सामान रखा हुआ था, वो अपने ही सामान को बेचते थे। तो ऐसे में इंडिया ही एक ऐसा मार्केट था जो अमेरिका की इंडस्ट्रीज और जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको बेनिफिट पहुंचा सकता था। तब ऐसे में अमेरिका ने क्या किया, आप ध्यान में रखिए, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण, है ना, न्यूक्लियर टेस्टिंग, जो न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग थी,
अमेरिका ने जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस भारत पर लगाई थी उसने खुद अपने आप ही उसको विड्रॉ कर लिया। हमने कुछ कहा भी नहीं, हमारे बिना कहे ही उसने सारी रिस्ट्रिक्शंस विड्रॉ कर ली, हटा ली, और भारत के साथ एकदम से आप देखोगे 2001 और 2002 यानी 2001 और 2002 में ट्रेड उनका एक्सपेंड होने लगता है, एक्सपेंशन करने लग जाते हैं। रीजन समझिए, रीजन था कि इंडिया का मार्केट, और इंडिया का मार्केट अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था। अब एक और तीसरी चीज जो चेंज हुई उसको भी समझिए, और वो था टेररिज्म, आतंकवाद। कैसे? सन 2000 से पहले यानी 2000 से पहले इंडिया में काफी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई। 1992 के मुंबई बम ब्लास्ट आप सबको याद होंगे, है ना, जहां पर दाऊद इब्राहिम ने वहां पर मुंबई में कई जगह बम विस्फोट किए। संजय दत्त, जो संजू बाब मूवी आपने देखी, उसमें आपको पता चलेगा कि संजय दत्त भी उसमें इन्वॉल्व था। वो ही तो भारत में दो प्राइम मिनिस्टर्स आप देखोगे, इंदिरा गांधी, उनकी टेररिस्ट ने हत्या की, है ना। ऐसे ही राजीव गांधी, उनको भी टेररिस्ट ने हत्या की। पाकिस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर और पंजाब, इन दोनों एरियाज में पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म फैलाया जाने लगा, है ना। तो उस टाइम इंडिया ही एक ऐसी कंट्री होती है पूरे वर्ल्ड में जो पूरे हर वर्ल्ड समिट्स में, हर इंटरनेशनल समिट्स में, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में ये बात कहता है कि भाई जो आतंकवाद है वो एक वैश्विक प्रॉब्लम है। यानी कि वो कहता है कि टेररिज्म इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, है ना, किसी एक देश की समस्या नहीं है, सभी देशों की समस्या है। और इसको रोकने के लिए सभी कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा, सभी कंट्रीज को एक साथ मिलके उसका सामना करना पड़ेगा, ये चीज वो कहता है। लेकिन उस समय में अमेरिका क्या बोलता है? अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति, उस समय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे, वो ये अनाउंस करते हैं कि भाई टेररिज्म जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं है, वो केवल उसी कंट्री की प्रॉब्लम है जिस कंट्री में टेररिज्म होता है, तो उसी देश को उससे निपटना चाहिए। कारण क्या था? रीजन क्या था? रीजन था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को किसने पैदा किया? अमेरिका। आप ध्यान में रखिए, आईएसआईएस जिसके बारे में हम सुनते हैं, टेररिस्ट ग्रुप के बारे में, उसको फंडिंग करने वाला देश कौन था? वो अमेरिका था। तो ऐसे ही जब अमेरिका आतंकवादियों को खुद बढ़ावा देता था, लेकिन अब उसको ये थोड़ी पता था कि भाई कई बार जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो अपने ऊपर भी उल्टा पड़ जाता है ना। टू फेस्ड स्वॉर्ड थी वो, यानी दो धारी तलवार, आतंकवाद। अब ऐसे में क्या होता है, 2001 ईयर 2009-11 की जो घटना बोली जाती है, ओसामा बिन लादेन ने क्या किया, उसके ग्रुप ने अमेरिका के ऊपर ही टेररिस्ट अटैक करा दिया, प्लेन हाईजैक करके। तब अमेरिका नींद से जागा, तब अमेरिका को यह समझ में आया कि भाई टेररिज्म जो है वो किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, और उसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रोका गया तो वो तो पूरे वर्ल्ड को इसी तरीके से मैनिपुलेट करेगा, उसको ब्लैकमेल करेगा, और ब्लैकमेल की बात नहीं मानी तो अटैक कर देगा, और उससे क्या होगा, पीस खराब हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। तब अमेरिका आया इंटरनेशनल एरिना में और आकर के बोलने लगा खुद कि भाई टेररिज्म इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, है ना, और उसको दूर करने के लिए हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और ये सारी की सारी बात भारत 1980s से बोलता रहा है। तो ऐसे में जब 1980s से भारत हर जगह ये बात बोलता आया था, तो पूरे वर्ल्ड में सभी लोग ये एक्सेप्ट करने लगे थे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो लीड कर सकता है सभी देशों को, पूरे वर्ल्ड को, टेररिज्म के अगेंस्ट। तो अमेरिका जो आया, तो अमेरिका ने क्या सोचा कि भाई अब अगर उसको टेररिज्म के अगेंस्ट युद्ध, वो कहते हैं ना वार अगेंस्ट टेररिज्म, अगर उसमें अगर उनको पूरे वर्ल्ड का सहयोग चाहिए, पूरे विश्व का समर्थन चाहिए, तो इंडिया के साथ रिलेशन बनाने अच्छे जरूरी है। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो इंडिया को ही ये समझता था कि इंडिया लीड करता है पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म को दूर करने के लिए। तो पूरे वर्ल्ड का समर्थन हासिल करने के लिए अमेरिका ने उस समय भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना समझा सही। तो वो चीज समझिए, उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया अमेरिका का। अब अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट क्या हो गया? आतंकवादियों को समाप्त करना। तो जैसे ही इंटरेस्ट चेंज हुआ तो उसके संबंध भी बदल गए देशों के साथ। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान के साथ जो अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशंस थे, वो रिलेशंस बदल गए और इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो गए। और पाकिस्तान को उसने क्या कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। आप जब भी देखोगे कि कई सारी सूचियां वो जारी करता है अमेरिका, और
FATF आप जानेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उनकी रेड, लाल सूची, काली सूची, जितनी भी प्रकार की सूचियां जो आती हैं उन सब में पाकिस्तान को डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है। तो ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करनी बंद कर दी। उनको जितना भी इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाता था उसमें वो कटौती हर वर्ष करता जा रहा है। भारत के साथ अमेरिका का बायलैटरल रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं और उनका बिजनेस ट्रेड भी आगे बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है? इन दोनों के बीच के नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो गए, है ना। तो ये चीज समझिए कि राष्ट्रहित, तात्कालिक जो राष्ट्रीय हित हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म नेशनल इंटरेस्ट है, ये पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस को बदलते हैं और इन्हीं के बेस पर सभी देशों के संबंध भी है वो चेंज होते रहते हैं समय समय पर। ये चीज आपको समझनी थी। अब ऐसे में हम नेशनल इंटरेस्ट जो है, इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है, उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि तीन प्रकार के अंतरराष्ट्रीय हित, यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट। पहला जो है वो है कॉमन हित, यानी कि समान हित, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट। और ये क्या है इसका समझिए। देयर आर इंटरेस्ट विच आर इक्वली बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर टू और मोर स्टेट्स, यानी कि ऐसे हित जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान लाभदायक और उपयोगी हो, है ना। जैसे अगर उदाहरण दे एग्जाम्पल के लिए कि एग्जाम्पल, इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन दैट यूरोप शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय द सोवियत यूनियन और एनी सिंगल सुपर पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात यहां पर हम कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के ही एक कॉमन इंटरेस्ट था। दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि जो आप पूरा वर्ल्ड है, जो यूरोप है, यूरोप के अंदर कोई एक महाशक्ति रहे या सोवियत संघ का उसमें प्रभुत्व रहे। तो इसीलिए आप देखोगे कि अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों ने मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ नीतियां अपनाई। ठीक, तो ऐसे में आप देखोगे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उन कॉमन इंटरेस्ट के लिए सब लोग इंटरनेशनली मिलकर काम करते हैं। जैसे कि भारत और अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट क्या है? वार अगेंस्ट टेररिज्म। इसीलिए आप देखोगे कि अमेरिका जो पाकिस्तान का दोस्त था 2000 तक, वो अब भारत का दोस्त है। क्यों? क्योंकि दोनों के कुछ इंटरेस्ट एक जैसे हैं। तो वो दोनों सेम इंटरेस्ट होते हैं, तो उससे भी इंटरनेशनल एरिना में चेंजेस आते हैं। अब इसके साथ ही एक और इंटरेस्ट जिसको हम कह सकते हैं वो होता है पूरक हित, यानी कि सप्लीमेंट्री इंटरेस्ट। और ये कैसे होता है? ये दोनों हित जो है, जो इंटरेस्ट है, वो एक जैसे नहीं होते। इस लाइन को समझिए सब लोग कि डिस्पाइट दीज इंटरेस्ट नॉट बीइंग कॉमन, दे कैन बिकम द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज ऑन सर्टेन इश्यूज। यानी कि ये सारे ये हित जो है वो एक जैसे ना होते हुए भी दो देशों के बीच में कुछ समझौतों का आधार बन सकते हैं। इसका मतलब समझिए कि अगर जैसे कि भारत और चीन, इन दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन इनके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। कैसे? कि भारत को सस्ते प्रोडक्ट चाहिए, चीप प्रोडक्ट चाहिए, है ना, और चाइना को मार्केट चाहिए और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो ऐसे में भारत का इंटरेस्ट कहता है कि हमें चीप प्रोडक्ट्स चाहिए, वो कहां मिलेंगे? वो चीन से मिलेंगे। तो हम भारत चीन का साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना होने के बावजूद भी हम उनके साथ बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। सेम काम चाइना भी करता है। वो भारत के मार्केट में आप देखोगे तो सब चीजें आपको चाइनीज सामान आपको मिलेगा। रीजन कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, दोनों के पूरक हित होते हैं। तो इससे भी इंटरनेशनल रिलेशंस में बदलाव होता है। संबंधों में दो देशों के बीच जो रिलेशंस बनते हैं उसमें पूरक हित, ये महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो थर्ड टाइप के जो इंटरेस्ट हैं जिसको हम बोलते हैं परस्पर विरोधी हित, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। और ये क्या होते हैं ये समझिए। इट ऑफन कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग टू कंट्रीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखेंगे कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हाउएवर पाकिस्तान वांट्स टू मेक कश्मीर इट्स पार्ट एंड हैज फॉट 3 अनसक्सेसफुल वार फॉर इट। इसका मतलब समझिए कि परस्पर विरोधी हित मतलब दो देशों के बीच संघर्ष का कारण बन जाते हैं। यानी कि दोनों देशों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक जैसे नहीं है, अलग अलग इंटरेस्ट हो गए। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच
संघर्ष होगा। कैसे? जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर भारत भी कहता है हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान भी कहता है हमारा हिस्सा है। अब दोनों का इंटरेस्ट इसी में है कि भाई जम्मू कश्मीर जिसके पास रहेगा वो पूरे साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में वो सुपीरियर रहेगा, है ना। तो ऐसे में आप देखोगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 लड़ाइयां हो चुकी है जम्मू कश्मीर के कारण। ठीक, वो दिखाता है कि अगर आपके इंटरेस्ट अलग अलग है तो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अब वर्तमान समय में आप देखोगे तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रेड वार। ट्रेड वार यानी कि व्यापार युद्ध उसको बोलते हैं। और ये किस किस के बीच में चल रहा है, कमेंट करके बताइए जरा कोई मैसेज में कि कौन किस किस के बीच में चल रहा है। ये चल रहा है यूएसए और किसके बीच में? चाइना। ये ध्यान में रखिए। अब इन दोनों के बीच में ये ट्रेड वार क्यों चल रही है? रीजन सिंपल सा है कि दोनों के नेशनल इंटरेस्ट जो है, दोनों के इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, सेम नहीं है और ना ही सप्लीमेंट्री है। दोनों का इंटरेस्ट ये है कि वो खुद सुपर पावर बनना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में और अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए पूरे इंटरनेशनल एरिना में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। ये चीज आपको समझनी है। हितों में बदलाव, वो दिक्कत यहां पर होता है। अब चलिए, अब इनके बेसिस पर हम नेशनल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं कि क्या चीज होती है। कि यह सच है कि प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय हित उसकी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के आधार पर बदलते रहते हैं, पर कम से कम 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें प्रत्येक राज्य को अपनी विदेश नीति में आवश्यक रूप से स्थान देना चाहिए। यानी कि ये कह रहे हैं कि इट इज ट्रू दैट ईच स्टेट हैज इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। However, there are at least 3 things that must be present in any state's foreign policy. और these are 3 ऐसे मेन थिंग्स, 3 ऐसी चीजें हैं जो हर कंट्री में सेम होती हैं। सबसे पहली चीज आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ प्रिजर्वेशन, दूसरा सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, और तीसरा लोक कल्याण यानी कि वेलफेयर ऑफ द नेशन। और ये तीनों इंटरेस्ट एक जैसे क्यों होते हैं उसको समझिए। यहां से सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे में आप जानोगे कि आत्मरक्षा का अर्थ है प्रत्येक राष्ट्र को अपनी प्रभुसत्ता तथा राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहिए। यानी कि सेल्फ प्रिजर्वेशन मींस दैट एवरी नेशन शुड मेंटेन इट्स सोवर्निटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी। समझिए इस चीज को। इसका मतलब यह है कि किसी भी देश को अपने देश के अंदर, अपने देश के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए। यानी कि फॉरेन इंटरफियरेंस से फ्री होना, वो ये कहलाता है कि अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो इसका मतलब दूसरा का जो कारण बताया वो है सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। और सुरक्षा से अभिप्राय है कि राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। यानी कि सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। सिंपल सी चीज है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। तो पहला कॉमन इंटरेस्ट यही रहेगा। क्योंकि अगर कोई देश अगर ऐसा चाहता है कि कोई दूसरा देश उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे तो उससे तो सीधा का सीधा वो क्या हो गया, वो उनकी कॉलोनी बन गई, उनका गुलाम बन गया। तो ऐसे में कोई भी देश किसी की भी कॉलोनी बनना करंट में, वर्तमान में नहीं पसंद करता है। वो अपना स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई भी देश पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो ये चाहेगा कि कोई उसका पड़ोसी देश या कोई दूसरी कंट्री उसके ऊपर अटैक करे, है ना। और वो उनकी जो सीमाएं हैं, उनके जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स को कब में घुसकर उसके ऊपर कब्जा कर ले, ये कोई भी कंट्री वहां पर नहीं चाहेगी। तो ऐसे में हर कंट्री का एक कॉमन इंटरेस्ट क्या हो जाता है, सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा, सेकंड इंटरेस्ट। अब ऐसे ही एक और कॉमन इंटरेस्ट है जो लगभग हर कंट्री में मिलेगा। कोई भी कंट्री जो है वो ये नहीं चाहेगी कभी भी कि उनके जो नागरिक हैं, उनके जो पब्लिक सेक्टर के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको कोई नुकसान पहुंचे। हर कंट्री, वो चाहे किसी भी, चाहे वो कम्युनिस्ट रही हो, चाहे
कैपिटलिस्ट रही हो, यानी पूंजीवादी रही हो या साम्यवादी रही हो, उन सबका मेन मोटिव यही रहता है कि उनके जो सिटीजन्स हैं, यानी नागरिक हैं, उनका वेलफेयर हो, उनका वेलफेयर है, उनका कल्याण हो। तो ये कॉमन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि पब्लिक वेलफेयर मींस दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव फ्रॉम फॉर द हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। ये तीन ऐसे तरीके हैं जो हमेशा हर देश का नेशनल इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इन तीनों के अलावा, है ना, इन तीनों के अलावा जितने भी हित होते हैं, जितने भी इंटरेस्ट होते हैं, उन इंटरेस्ट के कारण इंटरनेशनल रिलेशंस में दो देशों के संबंध, यानी कि दो देशों के जो बाइलेटरल रिलेशंस हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन ये तीन हमेशा परमानेंट बने रहते हैं। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आपने अच्छे से समझ लिया कि नेशनल इंटरेस्ट आखिरकार क्या है। अभी तक हमने सारी चीज यही समझाई कि नेशनल इंटरेस्ट आखिरकार थे क्या। अब हम जानेंगे कि उन नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कैसे करते हैं जो भी देश है, यानी कि राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। किस तरीके से जो विश्व में देश है वो अपने अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाते हैं। तो इसको डेफिनेशन समझिए कि इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफन फाउंड इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के राष्ट्रीय हितों के विरोध और संघर्ष पाया जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय हित कई बार एक दूसरे के प्रतिकूल देखे गए हैं, है ना। एक दूसरे के प्रतिकूल क्यों देखे गए ये चीज समझिए। अभी थोड़ी देर पहले क्लास में मैंने समझाया, आप जो नए जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो रिपीट करके देख सकते हैं कि मैंने इसमें बताया कि कैसे 1947 से 2000 तक भारत और अमेरिका दुश्मन होते थे और भारत और पाकिस्तान और अमेरिका दोस्त होते थे, लेकिन कुछ इंटरेस्ट में चेंजेस के कारण, नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हितों में परिवर्तन के कारण आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्या कि 2000 के बाद से अभी भारत और अमेरिका जो पहले दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, और पाकिस्तान और अमेरिका जो पहले दोस्त थे वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। रीजन नेशनल इंटरेस्ट, है ना। तो ऐसे में क्या चीज की जाती है कि नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, तो उसका सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट जो है वो है, यहां पर 7-8 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको आप समझिए। सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे वो जानेंगे डिप्लोमेसी के बारे में, यानी कि कूटनीति। दूसरा, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कोई भी देश पब्लिसिटी का सहारा लेता है, यानी कि प्रचार का सहारा लेता है। तीसरा, राजनीतिक युद्ध, जिसको पॉलिटिकल युद्ध या कूटनीतिक युद्ध भी कहा जाता है। फोर्थ है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चौथा यानी कि आर्थिक साधन, और पांचवा है कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद और साम्यवाद, साम्राज्यवाद। ठीक है। और जो अंतिम, जो लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वार, यानी कि युद्ध। अपने देशों की राष्ट्र हित की वृद्धि में जो लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो रहता है युद्ध। और ये कैसे कैसे इसका यूज करते हैं इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिप्लोमेसी आखिरकार क्या है, यानी कि कूटनीति क्या है और कूटनीति से कैसे आगे बढ़ते हैं देश, कैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो ये चीज समझिए कि विदेश नीति को चाहे कितनी ही अच्छी तरह से योजनाबद्ध क्यों न किया गया हो, इसकी सफलता उत्तम कूटनीति पर निर्भर करती है। यानी कि नो मैटर हाउ वेल प्लान फॉरेन पॉलिसी इज, इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन गुड डिप्लोमेसी। और इसके लिए मार्गेंथाउ, जो कि एक यथार्थवादी विचारक थे, उनका एक थॉट है, उसको आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर कूटनीति या डिप्लोमेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको इनका ये जो विचार और ये जो इनका थॉट, ये जो कथन था, इसको उसमें डाल देना है। और ये क्या था? मार्गेंथाउ ने कहा कि किसी राष्ट्र के वैदेशिक मामलों का इसके कूटनीतिज्ञों द्वारा संचालन करना राष्ट्रीय शक्ति के लिए शांति के समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि युद्ध के समय शक्ति के लिए सैनिक नेतृत्व द्वारा चक्रव्यूह व दांव पेचों का संचालन। देखिए, इसको समझिए। इसको समझने से पहले एक बार इंग्लिश की डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि ये क्या चीज है। कि द फॉरेन अफेयर्स ऑफ ए नेशन हैंडल्ड बाय इट्स डिप्लोमेट्स are as important to the national power as in time of peace
एज मच एज मिलिट्री ड्यूरिंग वार। यानी कि ये चीज समझिए, जब भी लड़ाई होती है तो उस समय जो सैनिक जो होते हैं, जो आर्मी है, जो एक चक्रव्यूह बनाती है, दांव पेच चलाती है, यानी कि दूसरे दुश्मन को देश हराने के लिए जिस तरीके की टैक्टिक्स वो यूज करती है, उस समय उन टैक्टिक्स का बड़ा यूज होता है ना। आपने महाभारत सुना होगा, जिसमें आपने अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए सुना होगा। महाभारत आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना। और अभिमन्यु को फंसाने के लिए चक्रव्यूह रचा जाता है और उसमें वो फंस जाता है ना। तो इसी तरीके से जब भी एक दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है, किसी देशों के बीच में, तो उसमें भी आप देखोगे कि जो मिलिट्री है वो अलग अलग टैक्टिक्स का यूज करती है और उनका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है युद्ध के अंदर। तो सेम चीज उन्हीं तरीके से जब लड़ाई नहीं हो रही होती, जब युद्ध नहीं हो रहा होता, तब वो सेम रोल प्ले करती है कौन? कूटनीति, डिप्लोमेसी। कैसे करता है? गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे उस रोल को प्ले करता है ये चीज समझिए, है ना। इसके लिए पहले इन थ्योरीज को समझिए कि परंपरावादी विचारधारा के अनुसार कूटनीति व्यवहार का प्रमुख उद्देश्य है राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके एक राज्य के राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं अभिवृद्धि करना है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, द मेन ऑब्जेक्टिव, फोकस कीजिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस is to protect and promote the national interest of a state by establishing friendly relations with the states। ठीक है, ये ट्रेडिशनल जो आइडियोलॉजी है वो कहता है। और इसमें क्या होता है, दूसरे देशों के साथ हमें अच्छे रिलेशंस बनाने होते हैं। और अच्छे रिलेशंस हम कैसे बनाते हैं? उसके लिए हम अपने डिप्लोमेट्स को दूसरे स्टेट्स में भेजते हैं, दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं। आपने देखा होगा हमारे एम्बेसडर जाते हैं, है ना, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स जाते रहते हैं दूसरे देशों में। वो क्या होता है कि वो हम दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए करते हैं। तो इस उसमें क्या होता है, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उनका मेन काम क्या होता है कि दूसरे देश में जाकर उन देशों के लोगों का विश्वास जीतना और भारत अपने देश का विश्वास को उनको आगे बढ़ाना। कौटिल्य के टाइम से ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। वर्तमान में आप देखोगे तो उसका कारण क्या है उसको समझेंगे कि कूटनीति का प्रयोग वहां होता है जहां असहमति या गलत फहमी के वास्तविक या संभावित क्षेत्र मौजूद हो, और कूटनीति का काम उन संभावनाओं को टालना है। यानी कि डिप्लोमेसी इज यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबिलिटीज वेयर रियल और पोटेंशियल एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग में एग्जिस्ट। यानी कि जब डिप्लोमेसी का यूज करते हैं, बिल्कुल सुजीत आपने बिल्कुल सही कहा, टू मेक गुड रिलेशनशिप, एकदम करेक्ट आंसर। डिप्लोमेसी का यूज किया जाता है मेनली अच्छे संबंध बनाने के लिए। और दूसरा दूसरा कारण क्या है, उसमें थोड़ी सी चालाकी होती है। वो कैसे, समझिए कि कूटनीति में सफलता का अर्थ है अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण के अनुकूल बनाने के लिए में सफलता प्राप्त करना। यानी कि सक्सेस इन डिप्लोमेसी मीन्स सक्सेसफुली अडेप्टिंग अदर नेशंस टू आवर विजन। यानी कि कूटनीति का मतलब बातचीत के द्वारा, बातचीत के माध्यम से दूसरे देशों का जो दृष्टिकोण है और उनका जो व्यू पॉइंट है उनको हमारे अकॉर्डिंग ढाल लेना, है ना, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर लेना। बिल्कुल सही कहा प्रीति, आपने करेक्ट कहा, अपने नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करवाना भी होता है, बिल्कुल सही। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग दूसरे राष्ट्रों को बदल लेना, वो क्या कहलाता है, डिप्लोमेसी में की सफलता कहलाता है। कैसे, इसको समझिए। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर चीन का, अगर एक बार फिर से चाइना का हम उदाहरण ले, फिर से हम एग्जांपल लेंगे चाइना का। अब चाइना क्या करता है, वो अपने एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी यूज करता है भारत को कंट्रोल में करने के लिए। अगर वो डायरेक्टली भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, अगर उनको वो कहे कि भाई आप इंडिया का खिलाफ करें, इंडिया का विरोध करें और चाइना के साथ अच्छा ज्यादा व्यापार करें, ज्यादा ट्रेड करें, तो ऐसे में हो सकता है कि वो उसकी बात ना माने। लेकिन वो क्या करता है, वो बड़ी चालाकी से, है ना, सबको पहले क्या देता है, थोड़ा सा कर्जा देता है और उनको ऋण देता है, पैसे देता है, लोन देता है ना। और उसको पता है कि ये लोन ये वापस नहीं कर पाएंगे ये कंट्रीज, क्योंकि गरीब पुअर कंट्रीज है। तो ऐसे में जब वो लोन वापस नहीं कर पाती हैं,
तब वो क्या करता है, वो उनसे कहता है कि भाई आप एक काम कीजिए, हम आपका लोन जो है वो माफ कर देंगे और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी एक कोई स्थान, कोई द्वीप या टापू, कोई आइलैंड आप हमें दे दीजिए। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी अभी देखोगे आप, सबसे बड़ा क्या, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह आप देखोगे, है ना, एक पोर्ट है वहां पर हम्बनटोटा पोर्ट। वो पोर्ट चाइना ने 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया है वहां पर। तो सोचिए, श्रीलंका को अपने ही पोर्ट को चाइना को देने पर मजबूर होना पड़ेगा। कारण क्या, क्योंकि उसने इस तरीके से कूटनीतिक चाल में, डिप्लोमेसी से इस तरीके से उसको फंसाया कि वो उसको मना नहीं कर पाया। तो ऐसे में कहा जाएगा कि चाइना की डिप्लोमेसी की जीत हुई, चाइना की कूटनीतिक विजय हुई। क्यों, क्योंकि उसने श्रीलंका को वो काम करने पर मजबूर कर दिया जो श्रीलंका कभी भी खुद नहीं करता, है ना। तो ये चीज इसमें देखने को मिलती है। अब इसके साधन जानिए कि कूटनीति के मीन्स क्या होते हैं, मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी, यानी कि कूटनीति के साधन। अब एक बार फिर से मार्गेंथाउ उनका एक और स्टेटमेंट यहां पर होती है, उसको समझ रहे हैं। एक कुशल राजनयन का जो शांति संरक्षण के लिए तत्पर है, अंतिम कार्य है कि अपने ध्येयों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों को चुने। और राजनयन को 3 प्रकार के साधन प्राप्त होते हैं, यानी कि डिप्लोमेसी कैन बी अचीव्ड बाय दीज 3 मीन्स। और उसमें सबसे पहला होता है अनुनय, परसुएशन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा समझौता यानी कि कंप्रोमाइज। और तीसरा शक्ति की धमकी देना, यानी कि थ्रेट ऑफ फोर्स। अब परसुएशन में क्या होता है, आप समझिए कि अगर हमें किसी के साथ कोई इंटरेस्ट है, कोई काम में, कोई बिजनेस में, अगर किसी कंट्री को, तो वो कंट्री अगर हमारी कंट्री से ज्यादा पावरफुल है, तो अब हम उनके सामने युद्ध की तो कर नहीं सकते, लड़ाई झगड़े का भी धमकी नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे पास, जैसे अभी मान लो उदाहरण ले लो प्याज के बारे में, कि अगर हमारे पास अभी प्याज, ओनियन जो काफी महंगी है, तो ऐसे में कोई जो बड़ी कंट्री होती है ना, और वो बड़ी कंट्री को हम क्या करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप हमारे लिए सस्ते दर पर प्याज हमें दे दो, है ना। रिक्वेस्ट उसमें चीजें की जाती हैं। तो ऐसा परसुएशन उसमें किया जाता है, अनुनय किया जाता है, और जिसमें क्या करते हैं डिप्लोमेट्स जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में आपस में यात्राएं करते हैं, है ना, एक दूसरे देश में। और वहां पर फिर क्या होता है कि दूसरे तरीके की कूटनीति डिप्लोमेसी देखने को मिलती है, जिसमें कंप्रोमाइज किया जाता है, समझौता किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान, वो हमेशा पाकिस्तान की वो कंप्रोमाइज ही करता है। जैसे उसने इंडिया को दबाने के लिए या इंडिया को हराने के लिए जम्मू कश्मीर को कंप्रोमाइज किया, किसके साथ, चाइना के साथ। क्यों, ताकि चाइना पाकिस्तान की मदद कर सके और उसके सहारे भारत को कमजोर किया जा सके और जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा किया जा सके। तो ये एक तरीके से कंप्रोमाइज वहां पर करते हैं। तो ये कंप्रोमाइज किसने करवाया, चाइना ने, ध्यान में रखिए। तो ऐसे में बेनिफिट किसका हुआ, वो डिप्लोमेटिक विन किसकी हुई, कूटनीतिक जीत किसकी हुई, चाइना की। क्यों, क्योंकि चाइना ने वो समझौता किया पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत उसको गिलगित बाल्टिस्तान का एक एरिया इंडिया में मिल गया, है ना। बिल्कुल चाइना मेड कॉरिडोर नियर JNK, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, सेम वही चीज। अब जब ये दोनों चीजें नहीं होती, तो उसके बाद डायरेक्ट आप धमकी देते हैं, है ना, आप थ्रेट देते हैं कि भाई या तो हमारी बात मान लो या हम भाई आ जाएंगे युद्ध करने और हम लड़ेंगे, है ना। ये चीज की फिर बात आ जाती है। और ऐसी चीजें कौन करता है, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। आप देखोगे वो सीधा सीधा यही बोलता है पूरे वर्ल्ड को कि भाई अगर किसी ने भी हमारे देश के खिलाफ कोई भी कार्यवाही की तो हम परमाणु बम छोड़ देंगे, न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। वो पहले ही धमकी देके रखता है, थ्रेट देकर के रखता है, और पूरा वर्ल्ड उससे डरा भी रहता है। ये भी ध्यान में रखिए, सभी पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो नॉर्थ कोरिया की आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है हमेशा, है ना। वहां की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी क्रिटिसाइजेशन होती है, लेकिन किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उत्तर कोरिया में को जाकर के वहां पर इंटरफियर करके वो चीजों को सुधार सके। समझिए, नहीं है ना। क्यों नहीं है, रीजन क्या है,
कि वो एक ऐसे पावर का, उसके पास एक ऐसी पावर है जिसके यूज करने का वो थ्रेट दे देता है। और सबको पता है कि अगर उत्तर कोरिया ये थ्रेट दे रहा है तो वो कर भी सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां पर तो क्या मोनार्की, आप देखो डिक्टेटरशिप है। किम जोंग जो है वो क्या करता है, वो पहले कहता है कि भाई आओ, अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी बात करोगे तो देखो मेरे पास बटन है, ये देखो मेरी टेबल के पास बटन रखा हुआ है, परमाणु बम, और मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसे में कोई भी देश उससे पंगा नहीं लेता है ना। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया की जो डिप्लोमेसी है वो सक्सेसफुल रही। कूटनीति तो हुई ना, एक तरीके से पूरे विश्व को उसने डरा दिया, पूरे विश्व को अपने पास झुकने के लिए उसने कर दिया, है ना। ये सेम बिल्कुल प्रीति ने सही कहा कि नॉर्थ कोरिया का किम जोंग सन की है, इसीलिए ही तो पूरा वर्ल्ड डरता है। तो कहने का मतलब एक तरीके से उसकी डिप्लोमेसी है ये, कि पूरे वर्ल्ड को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करना, अपने खिलाफ हथियार ना उठाने के लिए मजबूर करना। नहीं तो आप देखोगे कि किसी भी देश में अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, यानी कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, और खास करके अमेरिका, वो तुरंत वहां पर जाकर इंटरफियर करना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो कभी है ही नहीं ऐसा। तो ये क्यों है? क्योंकि वो उसने अपने डिप्लोमेसी का एक मीन बना रखा है थ्रेट ऑफ फोर्स को, शक्ति की धमकी देने को। अब बात करते हैं टूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, कि कूटनीति या राजनयन के जो यंत्र हैं वो यंत्र क्या है। तो ऐसे में हम दो चीज मानते हैं, देयर आर टू टूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, और दे आर, सबसे पहला, एम्बेसीज इन द कैपिटल ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशन, यानी कि संबंधित राष्ट्रों की राजधानियों में विदेश मंत्रालय। आप देखोगे कि भारत के अंदर दिल्ली में जितने भी विश्व के देश हैं, अधिकतर देशों की एम्बेसीज आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली में चाणक्यपुरी नाम का एक इलाका है, एक एरिया है चाणक्यपुरी, वहां पर सारी फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज, उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन आपको देखने को मिलेगा। और वो क्या होता है, उसके वहां पर दूसरे देशों के द्वारा भेजे गए एम्बेसडर्स वहां पर रहते हैं, और वो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मामले पर हमारे देश के साथ बातचीत करते हैं। तो वो एक डिप्लोमेसी का एक तरीका, एक यंत्र है। और दूसरा क्या है, विदेशी राष्ट्रों की राजधानियों में विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे जाने वाले राजनयिक प्रतिनिधि। यानी कि पहली चीज, एक तो किसी भी देश में, हमारे देश के अंदर दूसरे देशों के राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स हैं, और उनके एम्बेसीज हैं। ऐसे ही हमारे डिप्लोमेट्स भी दूसरे देशों की में जाते हैं, और वहां पर एम्बेसीज में, वहां पर हमारे एम्बेसडर जाकर के काम करते हैं, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पर काम करते हैं। ये सारी की सारी चीजें उसमें होती हैं। अब बात करते हैं कि रिसेंट ट्रेंड्स क्या है कूटनीति के, यानी कि डिप्लोमेसी के रिसेंट ट्रेंड्स। देखिए, सबसे पहली चीज कि मार्गेनथाउ ने जिस चीज के लिए बात की थी, मार्गेनथाउ ने कहा कि जिस कूटनीति के पतन की चर्चा की है वह परंपरागत कूटनीति है। आधुनिक विश्व राजनीति में परंपरागत कूटनीति मुश्किल से ही राष्ट्रीय हितों की वृद्धि कर सकती है। यानी कि इन मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कैन हार्डली हेल्प इंक्रीज नेशनल इंटरेस्ट। तो वर्तमान में क्या होता है कि करंट में कुछ नई ट्रेंड्स बढ़ गए हैं कूटनीति के, डिप्लोमेसी के, जिसमें आप देखोगे सम्मेलन, यानी कि कॉन्फ्रेंस की जो द्वारा कूटनीति। इसका मतलब समझिए कि जैसे अगर किसी भी देश को कोई परेशानी है, कोई मुद्दा है, और उस मुद्दे को, उस इशू को ग्लोबल बनाना है और पूरे वर्ल्ड के सामने उठाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और वो कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसमें वो बात करते हैं और उस मुद्दे को उठाते हैं। तो इसके लिए आप ले सकते हो जलवायु परिवर्तन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को, इश्यूज को लेकर, जैसे अभी COP25 अभी अभी कंप्लीट हुआ, उसको समझिए। तो ऐसे एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है और उस कॉन्फ्रेंस में सभी उस इश्यूज पर बात करते हैं, और सभी देश, सभी कंट्रीज कोशिश करते हैं कि उसका डिसीजन जो निकले वो उनके अकॉर्डिंग निकले। ये चीज समझिए। यानी कि आप देखोगे कि जैसे भारत, जब आप COP25 की बात करते हैं, पर्यावरण सम्मेलनों की बात करते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि विकसित राष्ट्र जो है, डेवलप्ड कंट्रीज जो है, वो ये कोशिश करती हैं कि विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज को कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए, है ना। वो ये कोशिश करती हैं, अपने कार्बन उत्सर्जन पर कमी लाने के लिए रोक नहीं लगाती हैं। तो ऐसे ही जब भारत की बात करोगे तो भारत भी क्या कोशिश करता है,
भारत कहता है कि जितना भी पर्यावरण प्रदूषण हुआ है वो विकसित राष्ट्रों ने किया है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है। तो ऐसे में उसको ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की जो जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी विकसित राष्ट्रों को ही उठानी चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज को भी उठानी चाहिए। कहने का मतलब सब लोग कूटनीतिक रूप से डिप्लोमेसी करते हैं वहां पर, ताकि उनके अकॉर्डिंग चीजों के बारे में फैसला हो सके। जी बिल्कुल, प्रीति ने सही कहा कि मोदी जी सभी सम्मेलनों में इसका ही यूज करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और इस कूटनीति का सम्मेलनों में यूज करने का फायदा यही हुआ कि आप सुनोगे कि पूरे वर्ल्ड में भारत के पक्ष में आ गए सब लोग, पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं रहते। अब पाकिस्तान के सपोर्ट में एक देश बचता है, चाइना, और वो चाइना भी अब उसके सपोर्ट में नहीं है। अजहर मसूद को लेकर के कितनी बार यूएनओ में वीटो किया चाइना ने, लेकिन लास्ट में आकर उसको भी ये बात माननी पड़ी कि अजहर मसूद एक आतंकवादी है और वैश्विक आतंकवादी है, ग्लोबल टेररिस्ट है और उसको पकड़ा जाना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी डिप्लोमेसी जो है वो सक्सेसफुल रही, हमारी कूटनीति है वो सक्सेसफुल रही। कैसे कि जितने भी सम्मेलन होते उसमें हम ये मुद्दा उठाते और हमारी बात पूरा विश्व मानता। ठीक, तो ऐसे ही संगुटीय कूटनीति, है ना। और इसमें क्या होता है, गुटों के आधार पर, जैसे सार्क हुआ, आसियान हुआ, वो सब लोग आपस में बातचीत करके डिप्लोमेसी करते हैं। व्यक्तिगत कूटनीति, जिसमें पर्सनली इनवाइट किया जाता है, बाइलेटरल रिलेशंस जो बनाए जाते हैं, एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के पास जाता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री वो अलग अलग देशों की यात्राएं करते हैं, घूमने जाते हैं। सब लोग कहते हैं अरे घूमने जा रहे हैं मोदी जी, तो आज चले दूसरे देश में घूमने, तो घूमते ही रहते हैं। लेकिन ये चीज में ध्यान में रखिए कि वो घूमने थोड़ी जा रहे हैं, वो वहां पर कुछ मौज मस्ती थोड़ी करते हैं भाई। वो वहां पर जाते हैं अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे करने के लिए। किसी भी देश का कोई भी जो लीडर होता है वो दूसरे देश में जाता है, क्यों? ताकि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सुधार सके कूटनीति के आधार पर। तो आप देखोगे कि जो इतनी पिछले 6-7 साल में जितनी भी फॉरेन टूर्स किए गए प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, इसीलिए आप देखोगे कि सभी देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए। और वो क्यों हुए? क्योंकि हमने पर्सनल डिप्लोमेसी का यूज किया, बायलैटरल डिप्लोमेसी। हर महीने हमारे प्रधानमंत्री किसी ना किसी देश में जाकर उससे कोई ना कोई ट्रीटी साइन करके आते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल एरिना में हमारे साथ सारे देश जुड़ गए हैं। ये चीज में ध्यान में रखिए। ऐसे ही वणिक कूटनीति, इसका मतलब पैसा दे दिया जाए पहले, और पैसा देकर के जब कोई कंट्री उस यानी कि किसी देश को पहले लोन दिया जाए, और लोन जब वो वापस ना कर पाए तो उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज में चेंज करवा लेना। जैसे कि आप देखोगे कि 1991 में आपने क्या हुआ, हमने एलपीजी की जो पॉलिसीज अपनाई, एलपीजी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। वो क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमने वो चीज समझी, है ना। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया और लोन के बदले वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, हमारी पॉलिसीज को चेंज करने के लिए कहा, तो हमने वो पॉलिसीज चेंज की। ऐसे ही काम चाइना करता है। दूसरा एक और कारण है, वो उसको कहते हैं हम सांस्कृतिक कूटनीति। बिल्कुल, चाइना वाली मर्चेंट डिप्लोमेसी है, उसको मैंने डिटेल में समझा दिया है, इसलिए यहां पर दोबारा से नहीं बताया। ठीक है, अब सांस्कृतिक कूटनीति जो है उसको कल्चरल डिप्लोमेसी, और उसमें क्या होता है कि सभी देश एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करते हैं और एक दूसरे के कल्चर को जानने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कई बार आपको ऐसी खबरें मिलेंगी कि इंडियन यूनिवर्सिटी का किसी दूसरे फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन होता है, और जिसके अकॉर्डिंग उस यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे और प्रोफेसर इंडिया में आएंगे और हमारे प्रोफेसर और हमारे बच्चे उस देश में जाकर के वहां के बारे में जानकारी लेंगे। तो वो क्या होता है, वो क्रॉस कल्चर यानी कि कल्चरल जो उनके बिलीव्स है उनको बढ़ाने में, और उस तरीके की डिप्लोमेसी यूज करने, उसको डिप्लोमेसी के रूप में यूज किया जाता है, ताकि कल्चर के आधार पर रिलेशंस को अच्छा किया जा सके। तो ये सारे की सारी वो चीजें हैं जो कूटनीति को बढ़ाती हैं, कूटनीति की नई नवीन या नई प्रवृत्तियां जो है। ठीक है, और अब इसके बाद मेन चीज समझिए क्या चीज है कि यदि कोई राष्ट्र कूटनीति को प्रयोग में नहीं लाना चाहता, अथवा उसके पास कूटनीति को कार्यान्वित करने की क्षमता नहीं है, तो वह अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरे विकल्प का सहारा नहीं ले सकता। यानी कि बड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। इफ ए नेशन डज नॉट वांट टू यूज डिप्लोमेसी or does not have the ability to implement diplomacy, it cannot resort to any other option
एक्सेप्ट वार टू प्रमोट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि अगर आप कूटनीति डिप्लोमेसी का यूज नहीं करना जानते या करना नहीं चाहते तो आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के, राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए सिर्फ युद्ध करने का सहारा बचता है। आपको वार करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जब आप करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो करंट सिनेरियो में क्या है, युद्ध तो हो ही नहीं सकता, वार नहीं हो सकता। क्यों? इसको समझिए कि आधुनिक तकनीकी उन्नति ने युद्ध की उपायदेयता को संदिग्ध बना दिया है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि युद्ध आणविक युद्ध में परिवर्तन न हो जाए। अतः राज्यों के सामने कूटनीति के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव मेड द यूटिलिटी ऑफ वार क्वेश्चनेबल and there is no guarantee that bilateral war will not turn into nuclear war. So states have no other option but diplomacy. क्योंकि सबके पास देखोगे, बड़ी बड़ी कंट्रीज के पास, बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उन सभी के अपने अपने एक क्षेत्रीय रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जिसके बेस पर क्या है कि अगर किसी देश ने किसी पर हमला किया तो बाकी सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे। तो अगर मान लो पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो दोनों के पास, भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन है। तो अगर गलती से पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर वेपन छोड़ा तो भारत भी तो छोड़ेगा ना, और ऐसे क्या होगा कि दोनों ही कंट्रीज बर्बाद हो जाएंगी। तो कोई भी कंट्री इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकती है कि डायरेक्ट वो वार करे। तो ऐसे में अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सबसे मेन जो चीज होती है वो डिप्लोमेसी, वो उसी डिप्लोमेटिक्सी का ही यूज करते हैं। तो इसका मार्गन्थाउ ने कहा है कि कूटनीतिक शांति संरक्षण का सबसे उत्तम साधन है ना। यानी कि डिप्लोमेसी इज द बेस्ट मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग पीस। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लेना है आप सबको, और इससे आपको कूटनीति डिप्लोमेसी सबसे समझदार से सारी चीज हो गई है। अब जो प्रचार है उसको अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही शुरू होने वाली है। आप सब लोग जिसको भी ये स्पेशल क्लास अगर अच्छी लगी है तो मैं पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दो ऑप्शनल PSIR और पबएड, ध्यान में रखिए ये दो ऑप्शनल मैं पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी प्लस पर। डेली क्लासेस होती हैं 1 आवर की, और डेली बाइलिंगुअल मेथड में क्लास होती है, यानी इंग्लिश में भी नोट्स मिलेंगे, हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे। तो अगर आप सबको किसी को भी अच्छा लगे, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। LY लाइव मेरा कोड है अनअकैडमी प्लस पर। ये यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आपके क्रेडिट भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट के साथ आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं LY लाइव। तो मेरा कोड यूज करेंगे उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ध्यान में रखिए 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप मेरे को इस पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपकी हेल्प करूंगा। वहां पर आपके क्वेश्चन आंसर अगर आपको चेक करवाने हैं तो आप मेरे से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए एक रिव्यू भी जरूर दीजिएगा सब लोग हमारे कोर्स को। एक आपके वहां पर जाकर जो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर है, अभी 20 मिनट के बाद एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेकर के आएंगे। उस पार्ट 2 में आप बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार मजेदार चीजें जानोगे, ठीक है। तो पूरा नेशनल इंटरेस्ट आपका कवर हो जाएगा। थ्योरीज आपकी मैंने आज ऑलमोस्ट IR की बहुत सारी कवर करवा दूंगा। चलिए तब तक आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट क्लास सुजीत अभी स्टार्ट होने वाली है 20 मिनट्स में, ठीक है। चलिए बाय।